नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल कमर कस कर तैयारी कर रहे हैं। सभी दल सियासी शतरंज के बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस प्रदेश में सत्ता की लड़ाई कांटे की होगी। किसी भी दल को सत्ता पाने के लिए बहुत सावधानी से अपनी चालें चलनी होंगी। इन चालों में सर्व प्रमुख है स्थान विशेष से प्रत्याशी का चयन। सभी दल इसी गुड़ताड़े में लगे हुए हैं। इस बार प्रदेश भाजपा की कमान अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि संभागीय स्तर पर अलग अलग प्रभावी नेताओं को अगवा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा और स्थानीय स्तर के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रभावी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा सीट में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है। पिछले कई दशकों से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के इस गढ़ को तोड़ने के लिए भाजपा इस बार किसी फेस चेहरे की तलाश में है। भाजपा ये रणनीति देश के कई राज्यों में अपना चुकी है, जिसका सकारात्मक परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा है। खरसिया विधानसभा में भी यही रणनीति कारागार होगी, ऐसी भाजपा के शीर्षस्थ रणनीतिकारों का मानना है। खरसिया विधानसभा में और भाजपा के अंदर खाने में इस बार खरसिया के कुसमुरा ग्राम पंचायत के सरपंच सनत नायक के नाम की चर्चा हो रही है। सनत नायक युवा, ऊर्जावान हैं, तेजस्वी हैं और उनका ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधार भी तगड़ा है। उन्होंने क्षेत्र के जनता की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ जनों के लिए सनत नायक द्वारा चलाई गई तीर्थ यात्रा योजना ने उनकी जान हितैषी छवि में 4 चांद लगा दिए हैं। अब तक के राजनीतिक जीवन में उनकी छवि ईमानदार और बेदाग जमीनी नेता के रूप में है। ऐसे में जन चर्चा से पर भाजपा के मानदंडों पर भी वे खरे उतरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, संघर्ष और कार्यशैली से प्रभावित सनत नायक ने उन्हें अपना आदर्श मानते हुए स्वयं को राजनीति के माध्यम से जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया है। रीडर्स फर्स्ट ने अपने रूबरू कार्यक्रम में सनत नायक से उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक विजन पर चर्चा के पेश है उसके चुनिंदा अंश। आज हम आपको भाजपा के युवा नेता सनत नायक जी से और आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके अब तक के कार्यकाल के बारे में और उनके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में। दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं थोड़ा सा। अगर आप मेरा परिचय एक वाक्य में पूछें तो मैं कहूँगा मैं एक किसान पुत्र हूँ और यही मेरी असली पहचान है, क्योंकि मैंने निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार के संघर्ष को जिया है और वही अनुभव मेरे जीवन का प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में हुई, फिर 10वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर रायगढ़ और फिर सरकारी स्कूल कोतरा एवं चंद्रपुर में 12वीं तक की शिक्षा हुई है। चूँकि मैं पढ़ाई में औसत था तो ग्रेजुएशन कॉमर्स से पालूराम धनंजय कॉलेज रायगढ़ से किया। साथ ही गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा ताकि मुझे बीएड करने का अवसर मिला। इसके पहले मैंने आईटीआई ट्रेनिंग ली। तत्कालिक भाजपा सरकार के एक योजना से मुझे बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मिला और इसी से मैंने अपने आगे की सेवा बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहते हुए मैंने अपने सेवा प्रदान की है और यही मुझे युवा लोगों के लिए रोजगार सृजन करने का और उसका महत्व पता चला और उसी प्रेरणा से मैं निरंतर प्रयास रहा हूँ। आपने जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा उसके बाद फिर आपने जनता की सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, उसके बारे में बताएं। जैसा कि किसान परिवार से होने के कारण से और मेरा परिवार पहले से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण से जनता से जुड़ना लगाव मेरा पहले से ही लगा हुआ था और यही लगाव और प्रेरणा मुझे जनता की सेवा करने में सहयोग प्रदान की। और इसके बाद ये बताएंगे कि आप राजनीति में आपने पदार्पण कैसे किया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूं, जो कि मेरे आगे की जो राजनीति में पदार्पण का था कि मेरा परिवार जो था पहले से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ था और यही सामाजिक सरोकार से जुड़े होने के कारण से लोगों की सेवा करने का भाव मुझ पे आया और मैंने अपने आगे की जीवन में सरपंच चुनाव का पर्चा दाखिल किया और जिससे मुझे लोगों का जन समर्थन मिला और मैं विजयी होके सरपंच के पद पे आसीन हुआ और यही से मेरा राजनीतिक कैरियर
एक तरह से प्रारंभ हुआ और मैं जनता की सेवा में लगता रहा और ये लोगों को रोजगार के सृजन का, गांव के विकास का और अपने आसपास से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके सहयोग करने का मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ और यही सहयोग भाव लोगों को भाया। चूँकि मुझे समाज के क्षेत्र में काम करना था, तो यही मेरी राजनीति की प्रारंभिक सीढ़ी थी। राजनीति से आप तो जुड़े, लेकिन राजनीति की किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए और आपके आदर्श कौन हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी शिक्षा 9वीं और 10वीं में सरस्वती शिशु मंदिर से रही है और जिससे आरएसएस से मेरा प्रारंभिक जुड़ाव रहा है और आरएसएस की सेवा भाव, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, जनहितैषी कार्य, जन कल्याण कार्य, राजनीति में जुड़ने के लिए मेरे को प्रेरित किया। तो हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके आदर्श रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं आप। निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी जो देश को विश्व गुरु की बनाने की ओर लगे हुए हैं, यही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा है और मैं उनसे हमेशा जुड़ा रहूँगा। राजनीति में पदार्पण करने के बाद, सरपंच जैसे प्रतिष्ठित पद को हासिल करने के बाद और जनता का विश्वास हासिल करने के बाद आपने उनके लिए क्या-क्या काम किया, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ? राजनीति में जुड़ा उसके बाद सरपंच बनने के बाद मैं अपने गांव में सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, गांव में विकास के रूप में देखा जाए तो नाली निर्माण का कार्य, सीसी रोड का कार्य, मैंने अपने 15 फाइनेंस के जो मद होते हैं उस रकम से सीसी रोड का काम कराया, नाली निर्माण का काम कराया, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई और सरकार की तरफ से खाद्यान्न जो वितरण होता है उसको सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया। विगत दिनों आपके द्वारा अपने क्षेत्र में तीर्थ यात्रा योजना का लॉन्च किया गया और इसको जनता का बहुत अच्छा प्रसाद भी मिला। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये महती योजना का ज़िक्र या उसका विचार आपके मन में कैसे फूटा और कैसे आपने इसको कार्यान्वित किया? तात्कालिक सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तब अपने कार्यकाल में एक तीर्थ यात्रा योजना चलाती थी गवर्नमेंट, जिससे जितने भी सीनियर सिटीजन थे उनको एक तीर्थ योजना का लाभ मिलता था। और दूसरे ये देखा जाए तो ओपी चौधरी द्वारा जो है मुझे मार्गदर्शन मिला कि इस तरह से योजनाएं लागू करनी चाहिए और जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तब से ये तीर्थ योजना बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीण दुखी हैं और तीर्थ योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यही सब परिस्थिति मुझे तीर्थ यात्रा योजना अपने खर्चे से ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ यात्रा एक भ्रमण नहीं है मेरे विचार से और एक लोगों में आध्यात्मिक शक्ति जो प्रदान करती है, एक तीर्थ यात्रा से मिलती है लोगों को। और सामूहिक तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में न होने के कारण से एक मध्यम वर्गीय मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि गांव के लोगों को आर्थिक व मानसिक रूप से तीर्थ यात्रा करने में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यही प्रेरणा को देखते हुए मैंने जितने भी हमारे गांव के सीनियर सिटीजन थे उनकी तीर्थ यात्रा करने की व्यवस्था कराई। और जैसा कि सामूहिक रूप से तीर्थ यात्रा करने से दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो सामूहिक रूप से तीर्थ यात्रा करेंगे तो निश्चित ही मन में एक उल्लास, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, साथ ही ऊंच नीच भेदभाव सभी खत्म हो जाते हैं और एक साथ जयकारा लगाने से मन में उत्साह का संचार होता है। यही भावना मेरे मन में था और जैसा कि मेरी माताजी पहले से ही एक धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं और उनकी प्रेरणा से ही मैंने तीर्थ यात्रा योजना का प्लान बनाया और सभी लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिला। जी, आपकी यह योजना वास्तव में लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक और उत्साहवर्धक रही और इससे आपकी एक अलग पहचान भी बनी क्षेत्र में।
तो राजनीति में जैसा आपने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके आदर्श हैं, तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अभी युवा हैं, तो आपकी जो सोच लोगों की समाज सेवा करने की है, उसको और आगे बढ़ाने की आपकी क्या योजना है? और फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? आप अपने विज़न को कैसे सामने लाएँगे? जैसे ही मैंने आपको पहले बता चुका है कि किसान परिवार के संघर्ष को जिया है और कांग्रेस सरकार में किसान परिवार एक ठगा-सा महसूस कर रहा है। तो किसान परिवार के लिए निश्चित ही कुछ करने की चाह रहेगी। बेरोज़गार भाई जितने भी हैं, वो किस कांग्रेस गवर्नमेंट में एक तरह से बेरोज़गारी भत्ता को लेके रोज़गार को लेके ठगा-सा महसूस कर रहा है, तो बेरोज़गार भाइयों के लिए, मेरे युवा भाइयों के लिए निश्चित ही रोज़गार का सृजन करने का प्रयास करूँगा। रायगढ़ क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे आस-पास के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा प्रदूषण है, प्रदूषण के तंज को झेल रही है। साथ में देखा जाए तो स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। मैं रोज़गार की व्यवस्था करने का पुरज़ोर प्रयास करूँगा और यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी इनके आ आदर्श मतलब ग्राम होते हैं, इन अपने जो गोद लिए हुए गाँव होते हैं, वहाँ पे विकास के कार्य बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। तो निजी कंपनियों को से संपर्क करके अपने आस-पास के जितने भी गाँव हैं, उनके विकास के कार्य को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करूँगा और आगे लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझकर और उनकी समस्याओं को लेकर मैं सरकार के पास जाऊँगा और सरकार अपनी जब भी सरकार बनेगी, वो सरकार जैसा निर्देश देगी, उस हिसाब से उनके हित के लिए काम करेंगे। ये जनचर्चा है खरसिया विधानसभा क्षेत्र में कि बहुत संभावना है आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव में आपको भाजपा की तरफ से टिकट मिल सकता है विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। तो अगर पार्टी आपको प्रत्याशी के रूप में चुनती है, तो आप किस तरह से अपने विज़न को सामने लाएँगे और जनता की सेवा कैसे करेंगे? पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मैं जनता के पास वैसे भी अभी भी जाते रहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। उनकी जो जन समस्याएँ हैं, उनको सृजित करके उन समस्याओं को लेके अपनी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनेगी, उनके साथ लेके जाना उनके पास रखेंगे और उन समस्याओं को अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराएँगे और उन समस्याओं को दूर करके अपने विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया।